नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं 2026 के एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ भी रखा है लेकिन अब समझ नहीं आ रहा एग्जाम टाइम पे कि अब क्या क्या रिवीजन में करें, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, समय कम बचा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़ने के लिए, तो अब कवर करना करना काफी मुश्किल हो चुका है। तो कैसे कवर करें पूरे सिलेबस को? तो दोस्तों, अब मैं उसका निचोड़ लेकर आ चुका हूं इन 15 क्वेश्चनों के माध्यम से। अब मात्र आप ये 15 क्वेश्चन लगा लीजिए, सिर्फ ये 15 क्वेश्चन ही पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे जैसे ही 15 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, आप देखेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इन 15 क्वेश्चनों के माध्यम से आप 90% से भी ज्यादा प्रतिशत बीए एग्जाम के अंतर्गत ला सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हो। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने जा रहा है बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी पर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं एग्जाम 2026 के लिए, मॉडल पेपर 2026 के रूप में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर गवाए, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के मॉडल पेपर की। लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? आपकी किताबों का, आपके पुस्तक का सबसे पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, विशेषताएं बताइए, आवश्यकता बताइए, महत्व बताइए, सीमाएं बताइए। कुल मिलाकर के आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, दोस्तों देखिए, एक छोटे से प्रश्न में 7 टर्म आप लोगों से पूछ ली गई है। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, बेहतर टर्म पर तैयारी कर सकते हैं, तो इस एक प्रश्न पर 10 पेज भर सकते हो एग्जाम में। लेकिन ऐसा करना नहीं है, आपको 10 पेज भरना नहीं है दोस्तों, है ना। बीए का एग्जाम यानी पेज भरो, कंपटीशन नहीं है होता है ये, बल्कि इसमें जितना ऑथेंटिक आंसर होता है ना, उतना ही आपको लिखना होता है। एक दो पेज में आंसर बहुत होता है यार, है ना। 700-800 शब्द लिख दीजिए, बहुत होता है, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है आप लोगों को। तो दोस्तों, जहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो इस प्रश्न की टर्म है, और हर प्रश्न में आपको अंडरलाइन मिलेगी। अंडरलाइन की मतलब समझ जाइए, प्रश्न में आप लोगों से जो पूछा जा रहा है वो टर्म है। ठीक है, ताकि आप प्रश्न पर सीधा हमला कर सके, मतलब उसकी टर्म को आसानी से पहचान सके। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रवाह की अवधारणा को दो क्षेत्रीय मॉडल के माध्यम से समझाइए और खुली अर्थव्यवस्था में इसके विस्तार की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों देखिए, प्रश्न की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बदली जा सकती है, लेकिन टर्म कभी नहीं बदलेगी। अगर एग्जामिनर को आपसे आय के चक्रीय प्रवाह को पूछना है ना, तो आय का चक्रीय प्रवाह उसको लिखना ही होगा। दो क्षेत्रीय मॉडल पूछना है ना, तो दो क्षेत्रीय मॉडल लिखना ही होगा। फिर चाहे प्रश्न की भाषा को कितना भी तोड़ मरोड़ दे, कितना भी घुमा दे, जो टर्म मैंने अंडरलाइन कर रखी है ये उसको लिखना ही पड़ेगा। और इसी टर्म के माध्यम से आप प्रश्न की हाव भाव को यानी उसके नेचर को समझ पाएंगे कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। है ना, विभिन्न अवधारणा, राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी अवधारणाएं होती है भाई? सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ये तीन मुख्य अवधारणाएं होती है। तो अथवा में मैंने तीन अलग अलग टर्म भी लिख दी है, इन तीनों टर्म पर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है, इसके प्रस्तुतिकरण की विधियों को स्पष्ट कीजिए। है ना, राष्ट्रीय आय लेखांकन, दैट्स ऑल। और राष्ट्रीय आय लेखांकन की विधि कौन कौन सी विधियां बतानी है आपको। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, इसके आंसर कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नोट्स कैसे मिलेगी आप लोगों को पीडीएफ के रूप में, वो मैं सेशन के लास्ट में बताने वाला हूं। तो सेशन के लास्ट तक रुकिए, बहुत छोटा सेशन होगा, बहुत ज्यादा है ना, आधा घंटे 1 घंटे का सेशन नहीं होने वाला है, बहुत छोटा सा सेशन है। सिर्फ प्रश्नों को एक बार एनालाइज कर लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन होगी तो हम यही खत्म कर लेंगे। प्रश्न यहाँ पर पढ़ने का उद्देश्य मेरा यही होता है, कहीं कंफ्यूजन होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं यही डाउट क्लियर कर दूंगा आपको। और साथ साथ में आप नोट डाउन करते हुए चलिए, प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्योंकि एग्जाम के लिए ना, जब एग्जाम बिल्कुल 1-2 दिन एग्जाम होगा ना, कि कल परसों एग्जाम है, तो पर आप ये प्रश्नों को ढूंढते फिरोगे, इस वीडियो को ढूंढते फिरोगे। इसलिए वीडियो को सेव कर लीजिए, है ना, लाइक माइक करके, सब्सक्राइब करके बस सेव करके रख लीजिएगा अपने पास में, कहीं इधर उधर भाग ना जाए। और अगर इतना भी नहीं करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए कुछ भी, लेकिन ये क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर कर ले, नहीं तो एग्जाम के तुरंत पहले आप परेशान हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं मिलने वाले फिर ये। ठीक है, तो मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपको जो प्रश्न आज 15 प्रश्न देने वाला हूं, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नेचर के प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय लेखांकन क्या होता है, इसके प्रस्तुतिकरण की विधियां बताइए। अथवा में प्रश्न है, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा का परिचय दीजिए, क्षेत्र और महत्व बताइए। प्रश्न एक ही है, अगर आप राष्ट्रीय लेखांकन वाले पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो ये सारी टर्म इस प्रश्न के अंदर समाहित हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो जिन दोस्तों को नोट डाउन करना, मैं साइड में हो चुका हूं,
वीडियो को रोक करके पॉज करके और नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 5 को भी मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है? चलिए, तो अगला प्रश्न कौन सा है? रोजगार के परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उसकी मुख्य विशेषताओं से नियम से संबंध और किन्स द्वारा की गई आलोचना का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर कंफ्यूज अब मत हो जाइएगा आप लोग टर्म को लेकर। देखिए, एक तो यहाँ पर पूछा गया है परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत। किसका? रोजगार का परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है? एक तो आपको इसकी अवधारणा करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। क्लियर? उसके बाद में इसकी मुख्य विशेषताओं को लिखना है। साथ में से का नियम, से जिसको जो कि दार्शनिक का नाम है ना? ये से अलग से नहीं है, इससे एक दार्शनिक है। तो से का नियम क्या है? इस नियम से इसका संबंध बताना है। साथ में किन्स के द्वारा जो आलोचना की गई है इस सिद्धांत की, उन आलोचनाओं को भी यहाँ पर समाहित करना, साथ में लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आप लोगों से 4 से 5 टर्म पूछे गए इस प्रश्न के अंदर। 4-5 पूरी टर्म पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किन्स के रोजगार सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। अगला, और रोजगार सिद्धांत में ही आपकी जो है ना मांग की अर्थव्यवस्था, मांग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर को निर्धारित करती है, या आदि इसी प्रश्न के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? उपभोग प्रवृत्ति, क्लियर? इसकी संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो उपभोग प्रवृत्ति का जो ये पूरा सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को अच्छे से आपको कवर करना है। यार देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी, फर्स्ट ईयर में आपने माइक्रो इकोनॉमी पढ़ा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे हो। थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो जाती है इसकी, है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी अपग्रेड लेवल में आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पर जितने भी सिद्धांत यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सारे सिद्धांतों को सटीकता से आपको क्लियर करना है। ठीक है? अब वो आप कैसे करते हो, कैसे नहीं करते हो, वो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, कौन से सिद्धांत आपको क्लियर रखना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ प्रश्नों के माध्यम से। तो ये प्रश्न जो है ना, एक-एक प्रश्न में जहाँ-जहाँ अंडरलाइन कर रखा है वो उसकी मुख्य टर्म है, और किसी भी टर्म को इग्नोर नहीं करना है दोस्त। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, फेल होने का डर है, या अच्छे नंबर प्राप्त ना होने का डर है, या कोई डाउट आ रहा है ना, तो आपका सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, मॉडल पेपर में बताए गए 15 प्रश्न। इन 15 प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिए, सारे डाउट, सारी समस्याएं आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी। एग्जाम में जब लौट के आओगे ना, तो मुस्कुराते हुए आओगे, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप डबल खुश हो जाओगे। जी हाँ। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? इसकी संक्षिप्त व्याख्या करनी है। वहीं अगला प्रश्न, इति अथवा में क्या लिया गया है? उपभोग फलन क्या होता है? रेखा चित्र की सहायता, जब उपभोग प्रवृत्ति आप समझा दोगे ना, तो उपभोग फलन उसी का एक पार्ट होता है। क्लियर? किन्स के अनुसार आय और उपभोग के बीच में क्या संबंध है, बताइए। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि जो टर्म में प्रश्न की देता हूं, मुख्य टर्म, उस मुख्य टर्म को 360 डिग्री के साथ में कवर कर लीजिए। 360, 360 डिग्री के साथ में, 360 डिग्री के साथ में अगर आपने कवर कर लिया ना, तो उसमें कुछ छूटता ही नहीं है। फिर वो एग्जामिनर चाहे कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। अगला प्रश्न है, विनियोग फलन की व्याख्या। विनियोग फलन, ठीक है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। विनियोग फलन की व्याख्या कीजिए। पूंजी की सीमांत क्षमता, जिसे हम कुशलता कहते हैं, या ब्याज दर पर विनियोग किस प्रकार निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। क्लियर है? तो प्रश्न एकदम सटीक है, सिंपल से। और हाँ, इकोनॉमी में प्रश्न ना बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछते आपसे। क्यों? क्योंकि उसकी जो टर्म होती है ना, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो एकदम क्लियर होते हैं। अब जैसे प्रश्न नंबर 8 को ही देख लीजिए, अगर उसको पूछना भी होगा तो विनियोग फलन डायरेक्ट लिखना ही पड़ेगा उसको। पूंजी की सीमांत क्षमता आपसे पूछनी है, या ब्याज पर निर्भरता पूछनी विनियोग की, कैसे होगी? तो ये सारी बात जो टर्म होती है ना, स्पष्ट शब्दों में उसको लिखना ही होगा, तभी जाकर के वो आपसे क्वेश्चन कर पाए, है ना? तो आपको ध्यान देना है इन प्रश्नों में, जहां अंडरलाइन किया हुआ है उस पर फोकस करने की, और उसी के आधार पर आंसर की तैयारी करने की। अगर आप अच्छा नोट्स रेडी कर रहे हैं, तो नोट्स इन टर्म के आधार पर ही कीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, किन्स के ब्याज दर के तरलता पसंद की सिद्धांत की आलोचना कीजिए। तो तरलता पसंद की सिद्धांत की आलोचना किसके द्वारा? किन्स ने जो सिद्धांत दिया है, उस तरलता पसंद की सिद्धांत को। अब आलोचना देखिए यार, एक स्मार्ट स्टडी भी होती है, एक लकीर का फकीर और एक स्मार्ट स्टडी। लकीर का फकीर क्या करेगा? सुनिए। तो क्या लोधाजी सर ने क्या करा था कि तरलता पसंद के सिद्धांत की आलोचना बोली, तो एक काम करते सिर्फ आलोचना पढ़ लेते, बाकी हमको नहीं पता तरलता पसंद की सिद्धांत है क्या। थोड़ा बहुत आलोचना में समझ लिया, वो समझ लिया। वो जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो पता क्या करेगा, ये सब सर ने कहा है ना कि किन्स ने जो तरलता पसंदगी का सिद्धांत दिया उसकी आलोचना बोली, एक काम करते हैं अपन पूरे सिद्धांत को ही निपटा देते हैं। और जब सिद्धांत को निपटाओगे तो आलोचना उसके अंदर आ ही जाएगी। अब एग्जाम में उससे तरलता पसंदगी सिद्धांत की विशेषताएं पूछ ले, प्रासंगिकता पूछ ले, आवश्यकता पूछ ले, कुछ भी पूछेगा तो आप सटीक से उसका जवाब दे पाएंगे। समझ रहे? तो सिंगल टर्म की अपेक्षा जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, उसकी ओर भागो।
मॉडल पेपर का मतलब यही होता है। वो लोग पता है क्या करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, पिछले 2025 का पेपर यहाँ बोर्ड पे चिपका करके उसको एनालाइज़ करना चालू कर देते हैं। अरे क्या फ़ायदा उस चीज़ का यार, ये तो बताइए मुझे। मतलब क्या निकलता है उसका? अब 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को आज आप सोल्व कर रहे हो 1 साल बाद में आज यहाँ पर। ये बताइए वो क्वेश्चन आपके किस काम के हैं? वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट। कुछ भी नहीं मिलने वाला उन प्रश्नों से आपको। पिछले साल के प्रश्नों को पेपर करना ही है तो पिछले उठाइए, पिछले 10 सालों के पेपर और उन 10 साल के सारे पेपरों के आंसर कंप्लीट कीजिए। तब जाकर के इस टाइप का मॉडल पेपर तैयार हो पाएगा आपका। और मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो मेरा निचोड़, जो मेरा तरीका है मॉडल पेपर लाने का, एमपी क्वेश्चन लाने का, वो इस पद्धति पर आधारित है कि प्रश्न आएँगे ही आएँगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अपग्रेड कर दे एग्ज़ाम को, प्रश्न यहीं से आना है, चाहे कहीं नहीं कहीं से भी। सिलेबस के अंदर से अगर क्वेश्चन आए तो। सिलेबस के बाहर की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। सिलेबस जो यूनिवर्सिटी ने आपको दे रखा है, उस सिलेबस के अंदर अगर क्वेश्चन किया, चाहे वो कितना भी घुमा ले, कहीं से भी कर ले, इसी मॉडल पेपर के अंदर से ही क्वेश्चन आएँगे। ये अनुभव बोलता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत क्या होता है? ब्याज का आधुनिक सिद्धांत, अब इस ब्याज के आधुनिक सिद्धांत जब आप पढ़ोगे तो आईएस-एएलएम जो वक्र होते हैं, उन वक्रों को भी पढ़ लोगे। क्लियर है? तो आईएस आईएस और एलएम वक्र की सहायता से ब्याज का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये बताइए। तो यहाँ जब ब्याज का आधुनिक जो सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत को पूरा ही पढ़ लीजिए ना, आपके सारा कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएँगे। क्लियर है? साइड में इसलिए हो ताकि आप नोट डाउन कर सकें। क्लियर? इनको जो भी नोट डाउन करें ना, वीडियो को रोक-रोक के बीच-बीच में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है? इसके उद्देश्य, रोजगार, है ना? उपयोग किए जाने वाले उपकरण और इसके कार्यान्वयन में आने वाली सीमाओं को विस्तार से समझाइए। ठीक है? तो जहाँ अंडरलाइन कर रखा मैंने, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन टर्म है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति। क्लियर? राजकोषीय नीति मिल चुका आपको, एक मेन कॉन्सेप्ट, राजकोषीय नीति पूरी पढ़नी है। भारतीय राजकोषीय नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो भारतीय राजकोषीय नीति को आप पूरे विस्तार से पढ़ लीजिए। 360 डिग्री मतलब चारों तरफ घूम करके पढ़ लीजिए, उससे संबंधित जितने कॉन्सेप्ट है सब पढ़ लीजिए। आपका सारा जो है पूरा प्रश्न कवर हो जाएगा। कुछ भी पूछेगा एग्जामिनर, फट से आप लिख के आओगे। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन क्या होता है? इनके होने का मुख्य कारण क्या होता है? इसके साथ ही इन दोनों आर्थिक स्थितियों का जनसाधारण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपको समझाना है। क्लियर? प्रश्न नंबर 14, मुद्रास्फीति क्या होती है? यहाँ ऊपर हमने मुद्रा संकुचन को देखा है। अब मुद्रास्फीति को जरा देख लीजिए। मुद्रास्फीति क्या होती है? रोजगार और मुद्रास्फीति के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है ना? और फिलिप्स वक्र के माध्यम से इस संबंध को स्पष्ट कीजिए। फिलिप वक्र के माध्यम से समझाना है आपको। ठीक है? 4 टर्म आपसे यहाँ पूछ ली गई है। प्रश्न नंबर 15 है, व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं? इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। व्यापार चक्र क्या होता है? क्लियर है ना? तो ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो 15 प्रश्न मैंने देने का आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ऐसे 15 प्रश्न देकर जा रहा हूं, जो एग्जाम 2026 में आने की, ये मान लीजिए 99% प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, संभावनाएं हैं। तो जो दोस्त मुझसे देखिए रेगुलर क्लासेस लेते हैं, एग्जाम टाइम पे नहीं, रेगुलर पूरे साल भर जो क्लास लेते हैं, उनको कुछ वो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि मैं किस बेस पर आपको बोलता हूँ, किस बेस पर आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन जो नए छात्र हैं, जो सिर्फ डायरेक्ट मुझे मॉडल पेपर में ही देख रहे हैं, उन दोस्तों से मेरा कहना है, दोस्तों को ये नया चेहरा नहीं है यूट्यूब पर। पिछले कई सालों से मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ यहाँ पर, और इस टाइप के मॉडल पेपर मैं आपको हर साल प्रोवाइड करवाता हूँ। और हर साल आप चाहें ना तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, पिछले साल के जो मॉडल पेपर है उनकी कमेंट चेक कर लीजिए। छात्र खुद कमेंट करके बताएँगे कि वहाँ पर कितने प्रतिशत मेरा मॉडल पेपर वहाँ पर आता है, कितने प्रतिशत क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। है ना? तो ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में आपका शत प्रतिशत शुद्धता के साथ में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मात्र अब इन क्वेश्चनों का रिवीजन चालू कर दीजिए आप लोग अच्छे से, आपका काम बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको 10 प्रश्न ऐसे देने जा रहा हूँ, जो लघु प्रकृति के होने वाले हैं। लघु प्रकृति मतलब समझते हो ना आप लोग सभी? सिंगल टर्म वाले प्रश्न होते हैं, जो थोड़े बहुत शब्दों में लिखने होते हैं। आपको 100-150 शब्दों में आपको उसका आंसर कंप्लीट करना होता है ना? चलिए ऐसे 10 प्रश्न मैं फटाफट लेता हूँ आपके लिए। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र पर परस्पर निर्भरता और अंतर स्पष्ट कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, दोनों में संबंध, है ना, और अंतर दोनों बताना है आपको। प्रश्न नंबर 2 क्या है? राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है। मार्शल, पिगू, फिशर की विशेषताओं की आलोचना बेचना। तो बाकी सब ठीक है, राष्ट्रीय आय को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय को मापने की जो अलग अलग विधियां होती है उनको देखना है। प्रश्न नंबर 4 है, आर्थिक कल्याण क्या होता है और राष्ट्रीय आय के साथ इसका क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विकासशील देशों में किन्स के रोजगार सिद्धांत की व्यवहारिकता स्पष्ट कीजिए।
ठीक है ना? भाई प्रश्न नंबर 6 विनियोग से क्या मतलब है? व्यय का विनियोग से क्या संबंध होता है? व्यय यानी खर्च, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंस का, है ना? विनियोग से क्या संबंध होता है? प्रश्न नंबर 7 देखिए त्वरक सिद्धांत क्या होता है? प्रश्न नंबर 8 गुणक और त्वरक की संयुक्त प्रक्रिया बताइए। प्रश्न नंबर 9 संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट दे दिए आपको, थोक मूल्य सिद्धांत और उपभोक्ता मूल्य सिद्धांत, मूल्य सूचकांक माफ कीजिएगा, है ना? थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 2 कॉन्सेप्ट। प्रश्न नंबर 10 है व्यापार चक्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विवेचन कीजिए। ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों पूरे विश्वास के साथ में, पूरी सटीकता के साथ में 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जितने टाइम हो सके उतना टाइम रिवाइज कर लीजिए। आपका काम एग्जाम में 100% हो जाएगा। जिन दोस्तों को फेल होने का डर है वो पास हो जाएंगे, जिन दोस्तों को कम प्रतिशत आने का डर है उनकी मैक्सिमम प्रतिशत आएगी। मैं ऐसे ही नहीं कोई जादू मंत्र नहीं कर रहा हूं, प्रश्न ही ऐसे हैं जिनकी तैयारी करने पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों कि कुछ लोग सिर्फ पास ही होंगे और कुछ लोग बेहतर 90% तक बना पाएंगे? ऐसा क्यों है? डिफरेंस क्यों है ये? तो जो दोस्त मेरे साल भर से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, अब उनको चाहिए सिर्फ ऐसा निचोड़ जिसका रिवीजन वो बार बार लगा सके, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ उन्हीं का एग्जाम में रिवीजन लगा सके, तो उनका जो बेस बनेगा ना तैयारी का वो बेहतर बनेगा। लेकिन जो जिन दोस्तों ने अभी तक एग्जाम बुक को खोलकर ही नहीं देखा, अभी 2-4 दिन एग्जाम के बच्चे को पढ़ने बैठे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा तैयार करने में। तो वो भी ठीक है, पास का टेंशन तो है ही नहीं। अगर इन मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो ना, तो पास की टेंशन तो है ही नहीं, पास तो हो ही जाओगे। लेकिन अच्छे प्रतिशत लाने के लिए जो नोट्स मैं लेकर आया हूँ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, प्रॉपर किताब, बुक्स या जो भी सामग्री है पढ़ने की वो नहीं है, तो ये नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस नोट्स को अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन लगा लेते हो, तो दोस्तों मैं बैठा हूँ उसके बाद में बेहतर नंबर आपके साथ आपके आएँगे ही आएँगे। ठीक है ना? क्योंकि इस बुक्स में सिर्फ़ आंसर ही नहीं है, कस्टमाइज़ तरीके से आंसर दिए गए हैं। हर आंसर के साथ में ना कई-कई आंसरों में जहाँ आवश्यकता लगी वहाँ पर टिप्स भी दी गई है कि एग्ज़ाम में कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। सारी व्यवस्था इस नोट्स के अंदर मिलती है, कस्टमाइज़ आंसर शीट रेडी है। अगर आप इन सभी प्रश्नों के जो मैंने अभी आपको 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, 10 प्रश्न लघु प्रकृति के दिए हैं, इन सभी के आंसर अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको एक छोटा-सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ₹99 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल हो जाती है, आईएमपी क्वेश्चन आंसरों की 2026 के एग्जाम के लिए। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट की आंसर शीट लेना चाहते हैं, मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, वोकेशनल सभी की, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ठीक है ना? और इन सब के अलावा फाउंडेशन कोर्स भी आपको लेना है, फाउंडेशन कोर्स भी लेना है, तो 149 का सब्सक्रिप्शन इसके अंदर होता है, 149 का सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? जो भी आप चाहे अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए कौन-सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99 वाला, 249 वाला या 149 वाला। उसके अनुसार हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपको पूरा समझा दी जाएगा, है ना? ठीक है? ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन कोर्स का ये प्लान है। फाउंडेशन में चारों सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, चारों की सेपरेट अलग-अलग पीडीएफ नोट्स मिलेगी, ठीक है? 149 के सब्सक्रिप्शन में ये चारों सब्जेक्ट अवेलेबल है। सेम प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट लेकर नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। सेशन दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करे बिना आपको सेशन छोड़ना नहीं है, ये मैं हर सेशन में आप लोगों को बोलता हूँ। और हाँ, अगर पसंद आया है, आपको लगता है कि हेल्पफुल क्लास है, मैं जो मेरा प्रयास है, जो मेरी कोशिश है, वो आप लोगों के आगे भी काम आएगी, तो उसके लिए अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप थर्ड ईयर में मेरे साथ डिटेल क्लासेस में बैठना चाहते हैं, तो कॉलेज स्टाइल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज़ चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से एग्ज़ाम के बाद में थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ा सकूँ। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।